नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के लद्दाख दौरे की, ब्रिक्स समिट में चीन को लेकर मोदी से कांग्रेस के सवाल की बात करेंगे। आखिर क्यों बदलना पड़ रहा है सत्यपाल मलिक को अपना ठिकाना, लालू यादव को मिले बड़ी राहत की जानेंगे मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। साथ ही बात करेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अडानी मामले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को किया जमा। 2 केस में विदेशी एजेंसियों के जवाब का इंतजार। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में नहीं आएंगे भारत, रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने दी जानकारी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 64,886 पर बंद, निफ्टी 120 अंकों की गिरावट के साथ 19,265 पर हुआ बंद। तो ये तो थी सुर्खियां, और आज बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बार उनकी लद्दाख यात्रा चर्चा में बनी हुई है। आज उनके लद्दाख दौरे का अंतिम दिन था। इस दौरान उन्होंने कारगिल में एक रैली को संबोधित भी किया और मोदी सरकार को अपने निशाने पर भी ले लिया। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। लद्दाख दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मामले को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। अपने दौरे के अंतिम दिन कारगिल में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। राहुल ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है, खासकर जब मैं पैंगोंग त्सो झील पर था, जहां साफ पता चल रहा था कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन हड़प ली है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने भारत की जमीन ले ली है और प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की बैठक में कहा कि लद्दाख की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली है, ये एक झूठ है। दरअसल गलवान की घटना के बाद पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक में दावा किया था कि हमारी 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है। राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों की स्थिति को लेकर कहा कि ये प्रदेश बेरोजगारी का एपिसेंटर बन गया है, संचार का सिस्टम सही नहीं है, एयरपोर्ट है लेकिन हवाई जहाज नहीं आते, यहाँ सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग आपकी जमीन आपसे लेना चाहते हैं, अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लगाना चाहते हैं और उसका फायदा आपको नहीं देना चाहते। हम ये कभी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी कारगिल दौरे में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके अब श्रीनगर पहुंच गए हैं। यह उनका निजी दौरा है। वो हाउस बोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। शनिवार को सोनिया गांधी भी श्रीनगर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने बताया कि ये उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। चीन के अतिक्रमण को लेकर राहुल ने पीएम मोदी को झूठ बताया, सच्चाई सामने रख दी। कांग्रेस चीन से अपनी जमीन वापस लेने की मांग कर रही है, तो पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत हुई। चीन का दावा है कि भारत ने बातचीत की रिक्वेस्ट की थी, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि चीन की तरफ से कई महीनों से बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। इसके बाद ही दोनों नेताओं में बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से अनौपचारिक थी। मोदी जिनपिंग के बीच ये बातचीत ब्रिक्स नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले हुई थी। कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी और जिनपिंग ने हाथ भी मिलाया था। बाद में फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने बताया कि दोनों नेता लद्दाख में सैन्य तैनाती कम करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने फॉरेन सेक्रेटरी के बयान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल किया है कि क्या ये फैसला चीन की शर्तों पर लिया गया? भारत की उस पोजीशन का क्या हुआ जिसमें हम अप्रैल 2020 के पहले वाले स्टेटस को बरकरार रखना चाहते थे? इसे बदलने पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या LAC पर सिर्फ सैनिकों की संख्या कम करने पर बात हुई या चीन से पुरानी स्थिति बहाल करने की बात कही? अगर चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे तो फिर भारत की जमीन पर चीन का अस्थायी कब्जा हो जाएगा। मनीष तिवारी ने G20 समिट का नाम लिए बगैर कहा कि हम ऐसे इंसान की मेजबानी करेंगे जिसने हमारे इलाके को हथिया लिया है। दरअसल अगले महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। इस बार भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। क्या बात हुई, किसके कहने पर मुलाकात हुई? कई सवाल है। सवाल तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के भी हैं, जिनके जवाब मोदी सरकार नहीं दे रही है। सिर्फ मलिक को परेशान किया जा रहा है
और अब इस परेशानी के बीच मलिक अपना ठिकाना बदलने को मजबूर हो गए हैं। तो क्यों आखिर मलिक बदल रहे हैं अपना ठिकाना, देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को देश को सच्चाई बताना भारी पड़ रहा है। मलिक ने किसान आंदोलन से लेकर जम्मू कश्मीर पर सरकार के तमाम फैसलों की कलई खोलकर रख दी। पुलवामा मामले में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और जाली जवानों को खोने के मामले में पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सत्यपाल मलिक के बयान से मोदी सरकार जितना परेशान हो रही है, उसका बदला वो मलिक से भी ले रही है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि पूर्व राज्यपाल की हैसियत से जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुछ पूर्व राज्यपालों को दिल्ली में सरकार की तरफ से आवास मिला हुआ है, लेकिन उन्हें आवास नहीं दिया गया। वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। उनके कई फैसलों से देश के दुश्मनों को परेशानी हुई। वो उनके टारगेट पर है, लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो इस समय जिस फ्लैट में रह रही हैं उसका किराया बहुत है, जिस कारण से उन्हें किराया देने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल सत्यपाल मलिक दक्षिणी दिल्ली के 2 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं। हालांकि मलिक जिस फ्लैट में रहते हैं वो काफी छोटा है, लेकिन इसका किराया भी 55,000 रुपए प्रति महीने का है। पूर्व राज्यपाल को इतना ज्यादा किराया चुकाने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने 2 कमरों की जगह 1 कमरे के फ्लैट में रहने का फैसला किया है। लेकिन मलिक ने ये भी साफ कर दिया है कि वो केंद्र सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। सत्यपाल मलिक का ठिकाना जरूर बदल रहा है, लेकिन उनके तेवरों में कोई बदलाव नहीं है। वैसे तेवर भी आरजेडी चीफ लालू यादव के भी नहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ईडी, सीबीआई और यहां तक जेल जाने का भी डर दिखाया जा रहा है, लेकिन लालू अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं और आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील पर अक्टूबर में सुनवाई तय की है। कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि लालू यादव मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा न लें और सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत को रद्द कर दे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद से ही विपक्षी एकता की कोशिशें तेज हुई हैं। लालू की कोशिश से ही विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है और विपक्ष के इंडिया गठबंधन से अब बीजेपी को भी डर लग रहा है। लालू यादव के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू ने 42 महीने जेल में काटे हैं, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए सीबीआई की याचिका को खारिज कर देना चाहिए। सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी। सीबीआई ने दुमका, दोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी थी। वहीं इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी चीफ को बेवजह सीबीआई परेशान कर रही है। केंद्र में बैठे लोग सभी को परेशान कर रहे हैं। लालू यादव को तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन क्या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को भी राहत मिलेगी? फैसले की घड़ी करीब आ रही है। विधानसभा स्पीकर को शिंदे और उनके गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना है और जल्दी ही लेना है। इसे लेकर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने क्या कहा और शिवसेना ठाकरे गुट को क्या है उम्मीद, देखिए ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे पर सितंबर में फैसला हो सकता है। सितंबर में शिंदे की सरकार जा सकती है और इस बात के संकेत महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की ओर से मिल रहे हैं। दरअसल उद्धव गुट की शिकायत पर विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों से जवाब मांगा था, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे और शिंदे गुट की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। किसी विधायक ने 6000 पन्ने का तो किसी ने 6500 पेज का लिखित जवाब दिया है। इसके बाद विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वो इसका अध्ययन करेंगे और नियमानुसार निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने अपना कानूनी पक्ष रख दिया है। इसे देखने के बाद सभी विधायकों से आमने सामने बात की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर को सौंप दिया था।
साथ ही ये भी कहा गया था कि निश्चित समय सीमा के अंदर स्पीकर फैसला करेंगे। शिंदे गुट की ओर से नियुक्त किए गए चीफ व्हिप को भी कोर्ट ने गैर कानूनी बताते हुए उद्धव गुट के चीफ व्हिप को शिवसेना का चीफ व्हिप माना था। ऐसे में अब शिंदे गुट के लिए मुसीबत आती दिखाई दे रही है। ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि शिंदे के साथ गए सभी विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है, बस फैसले को लटकाया जा रहा है। फैसला आएगा और शिंदे अयोग्य करार दिए जाएंगे। सीएम शिंदे और उनके साथ के विधायकों पर फैसला कब होगा, ये विधानसभा स्पीकर को फैसला करना है। दूसरी ओर मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि इस मामले की अब सुनवाई कहां होगी। क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि मणिपुर की कोर्ट में दूरी और सुरक्षा दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हिंसा में आरोपी की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार और सभी कार्रवाई ऑनलाइन होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मणिपुर में न्यायिक हिरासत की अनुमति दी जाएगी और जो केस सीबीआई को ट्रांसफर हुए हैं उन पर सुनवाई गुवाहाटी हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक या एक से अधिक जजों की बेंच बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी मणिपुर की जेल में ही रहेंगे और गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मणिपुर के मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए एक या एक से अधिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का निर्देश दिया। ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीबीआई मामलों की सुनवाई की सुविधा के लिए बेहतर इंटरनेट सेवाएं देने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कुकी समुदाय की ओर से वरिष्ठ वकील पेश हुए। गोन्साल्विस ने कोर्ट में ट्रायल और असम ट्रांसफर करने का विरोध किया और कहा कि ट्रायल चूरा चांदपुर में चलना चाहिए क्योंकि पीड़ित हिल्स से हैं और उन्हें मुकदमे के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घाटी और पहाड़ी दोनों जगह पर लोग पीड़ित हैं। जो लोग घाटी में पीड़ित हुए हैं उनके लिए पहाड़ी की यात्रा करना और दूसरी तरफ जाना मुश्किल होगा। हम इसमें नहीं जा सकते कि किसे अधिक नुकसान हुआ, दोनों समुदायों में ही पीड़ित है। गौरतलब है कि शीर्ष कोर्ट ने 21 अगस्त को मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए जस्टिस गीता मित्तल समिति की नियुक्ति की थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मणिपुर मसले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए फैसले ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम एन बीरेन सिंह मणिपुर के हालात को लेकर विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने अपनी सरकार की नाकामी छुपाते हुए कहा कि राज्य में आज जो भी घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। मणिपुर की बात देखते हैं, जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। अब संसद भवन में 3 दिनों तक गदर 2 दिखाई जाएगी। 2 संसद भवन में से अगर एक को वीवीआईपी मल्टीप्लेक्स बना दिया जाए तो क्या बुरा है, क्योंकि अपनी वाली फिल्में तो आती रहती हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन की आखिर में बात इंडिया गठबंधन की। दरअसल मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियां फाइनल फेज में चल रही है। मीटिंग का एजेंडा तय हो रहा है। बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने वाले सभी दल मुंबई में भी आएंगे और यहां ये इंडिया गठबंधन और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक और दल की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो रही है। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से इसमें शामिल होने के लिए कई पार्टियां कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि 9 और दलों ने इंडिया गठबंधन में खुद को शामिल करने की कोशिश की है। गठबंधन में शामिल नेताओं से बातचीत की है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही दल को इंडिया गठबंधन में जगह देने पर सहमति बनी है। मुंबई में होने वाली बैठक में महाराष्ट्र से हितकारी संगठन को बुलाया गया है। असम, पंजाब और यूपी के क्षेत्रीय पार्टियां भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार है। इस बीच मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक का
एजेंडा भी तय हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस बार गठबंधन का लोगो जारी कर दिया जाएगा। ये 3 रंगों का होगा। मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा सकता है, जिसके तहत गठबंधन का कामकाज तय किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय कन्वीनर को लेकर फैसला होना है, जिस पर मीटिंग का फोकस है। 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी फैसले की उम्मीद है। साथ ही राज्य स्तर पर गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती बातचीत भी हो सकती है। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक की शुरुआत 31 अगस्त को सुबह 6 बजे से होगी। इसके बाद दूसरी बैठक के लिए शाम 7 बजे का समय तय किया गया है, जब विपक्षी नेता डिनर पर बातचीत करेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी कि 1 सितंबर की बैठक 11 बजे शुरू होगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इससे पहले कर्नाटक में बेंगलुरु में सभी विपक्षी नेता एक मंच पर आए थे और बेंगलुरु में ही गठबंधन को इंडिया नाम मिला था। मुंबई की बैठक में 26 दलों के 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। विपक्षी शासित राज्यों के 5 मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।